हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 62 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। जल अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा काव्य मदानी। 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है तो काव्य मदानी। किस देश से इनका संबंध है तो ईरान से है। किस देश से है? ईरान से है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक काव्य मदानी को 2026 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। तो याद क्या रखना है, जो काव्य मदानी है किस संस्था के निदेशक है तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक हैं, जिन्हें 2026 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। इसे स्टार्ट कब किया गया था स्टॉकहोम जल पुरस्कार को तो 1991 से। 44 वर्षीय काव्य मदानी इस पुरस्कार के 35 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के विजेता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। साथ ही यह सम्मान पाने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र अधिकारी और पहले पूर्व राजनेता भी है। उनके कैरियर की पहचान न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों से रही है बल्कि उनके गृह देश ईरान में राजनीतिक विवादों से भी। 2017 में ईरान लौटने के बाद जहां उन्होंने उपराष्ट्रपति और पर्यावरण विभाग के उप प्रमुख के तौर पर सेवा दी, काव्य मदानी ने जल प्रशासन और पारदर्शिता में सुधारों पर जोर दिया। उनके इन प्रयासों का कट्टरपंथी समूहों ने कड़ा विरोध किया और सरकार समर्थित मीडिया ने उन पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उन्हें जल आतंकवादी और जैव आतंकवादी कहा था। 2018 में निर्वासन के लिए मजबूर किए जाने से पहले उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। बाद में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में शामिल होने से पहले उन्होंने येल विश्वविद्यालय में एक अकादमिक भूमिका निभाई। तो यूनिवर्सिटी का नाम पूछ सकता है, क्या नाम है? येल विश्वविद्यालय। और ये आपका अवार्ड दिया जाएगा वर्ल्ड वाटर वीक के दौरान। तो जो वर्ल्ड वाटर वीक 2026 होगा, कब से कब तक होगा? 23 से 27 अगस्त। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। और इसकी थीम क्या है? वाटर फॉर पीपुल एंड प्रोग्रेस। ये भी याद रखना है। वर्ल्ड वाटर वीक 2026 23 से 27 अगस्त। थीम क्या है? वाटर फॉर पीपुल एंड प्रोग्रेस। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। 2026 की थीम क्या है? वाटर एंड जेंडर। वर्ल्ड वाटर डे विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। 2026 की थीम है वाटर एंड जेंडर। इसके अलावा बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो बिहार दिवस भी कब मनाते हैं? 22 मार्च को। 22 मार्च को। और इस बार 2026 में कौन सा फाउंडेशन डे होगा आपका? तो 114वां। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये पूछेगा एग्जाम में। और थीम क्या है बिहार डे 2026 की? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, प्रोग्रेसिव बिहार, ब्राइट बिहार। तो थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव बिहार, ब्राइट बिहार। और इसी दिन क्यों मनाते हैं? तो इसी दिन 1912 में बिहार आपका बंगाल से अलग हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? अभी इस टाइप के क्वेश्चन आता है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने टोटल 95 मेडल जीते, जिसमें आपका 39 गोल्ड था। तो पहले स्थान पर हरियाणा रहा, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे गुजरात। कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक मीथेन CH4 लिखते हैं उत्सर्जित करने वाले तेल और गैस स्थलों की सर्वाधिक संख्या किस देश में थी? तो तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में
सबसे अधिक मीथेन उत्सर्जित करने वाले तेल और गैस स्थलों की सर्वाधिक संख्या किस देश में थी? तो तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो सैटेलाइट डाटा लिया गया, सैटेलाइट डेटा प्रोसेस्ड बाय कार्बन मैपर एंड एनालाइज्ड बाय द स्टॉप मीथेन प्रोजेक्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स। तो एसपीएम का मतलब क्या हुआ? स्टॉप मीथेन प्रोजेक्ट। और जो मीथेन है आपका एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। हालांकि यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल में कम समय लगभग 12 वर्ष तक रहती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। लेकिन यह कम समय में कहीं अधिक ऊष्मा को रोकती है। इस प्रकार यह अल्पकालिक जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारक बन जाती है और प्रति टन के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 28 गुना अधिक योगदान देती है। तो एक की पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में 147 देशों में से भारत 116वें स्थान पे है, बिल्कुल सही है। और भारत का जो औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर है, एवरेज लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर है, कितना है? 4.536 है। तो सेकंड भी सही है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 जारी हुआ है, जिसमें भारत की रैंक है 116 और भारत का जो एवरेज लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर है कितना है? 4.536 आउट ऑफ 10, ये भी याद रखना है। और 6 फैक्टर को कंसीडर किया गया इसमें। सोशल सपोर्ट, जीडीपी पर कैपिटा, तीसरा आपका है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी और परसेप्शंस ऑफ करप्शन। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो क्या रखना है? जीडीपी पर कैपिटा कितना है। तो इस जीडीपी पर कैपिटा जो फैक्टर है इसमें रैंक है 89, ओवरऑल तो 116 है। और वैल्यू कितनी है? तो $10,394। और हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कितना है? 58.2 ईयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बीपीएससी या कोई भी एग्जाम आने वाली या यूपीएससी में पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जो अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 जारी हुआ है, तो इसमें हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है भारत की? तो 58.2 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 79 देशों ने 2006 से 2010 की आधार अवधि से लेकर 2023 से 2025 तक अपने खुशी के स्तरों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। 2026 में भी फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है और लगातार 9वें वर्ष, याद रखना है, लगातार 9वें वर्ष शीर्ष स्थान पर कायम है। और फिनलैंड का स्कोर कितना है? आउट ऑफ 10 7.764 है। और दूसरे स्थान पे है नॉर्डिक देश आइसलैंड, तीसरे पे है डेनमार्क, तीसरे पे है डेनमार्क, 5वें पे है स्वीडन और नॉर्वे आपका है 6ठे स्थान पे। ये नॉर्डिक देश है जो कि टॉप 10 में आया है। इसके अलावा कोस्टा रिका इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। यह 2023 में 23वें स्थान से लगातार ऊपर चढ़ते हुए 2026 में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। तो सबसे बढ़िया इंप्रूवमेंट किसका है? कोस्टा रिका का, जो इसकी अब तक की सबसे ऊंची रैंकिंग है। स्विट्जरलैंड पिछले साल 13वें स्थान पर खिसकने के बाद इस बार 10वें स्थान पर आकर फिर से टॉप 10 में लौट आया है। 2026 की रैंकिंग में अंग्रेजी बोलने वाले देशों की उल्लेखनीय अनुपस्थिति देखने को मिली है। की पॉइंट है, उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति देखने को मिली है, जहां लगातार दूसरे वर्ष भी टॉप 10 में इनमें से कोई भी देश शामिल नहीं था। शीर्ष 20 में यानी टॉप 20 में केवल कुछ ही अंग्रेजी बोलने वाले देश शामिल है। न्यूजीलैंड 11वें स्थान पर है, जिसके बाद आयरलैंड 13वें और ऑस्ट्रेलिया 15वें स्थान पे है। अमेरिका आपका है 23वें स्थान पे, कनाडा 25वें स्थान पे और यूके है 29वें स्थान पे। और सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे अफगानिस्तान 147 रैंक है, मलावी 145 और सिएरा लियोन 146। भारत ने 2024 में अपनी 126वीं रैंक को सुधार कर 2025 में 118वीं रैंक पर पहुंचाया। इस वर्ष 2 पायदान ऊपर चढ़ते हुए वर्तमान में 4.536 के जीवन मूल्यांकन स्कोर के साथ 116वें स्थान पे है। और अगर भारत के पड़ोसी की बात करें तो नेपाल सबसे बढ़िया है 99, पाकिस्तान 104 है, बांग्लादेश 127 है,
जबकि मालदीव और भूटान इस सूची में शामिल नहीं है और श्रीलंका है 134वें रैंक पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुजल गांव आईडी क्या है? तो जो सुजल गांव आईडी है ये क्या है? योजना आधारित एक विशिष्ट डिजिटल पहचानकर्ता जो ग्रामीण पाइप युक्त जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की पूर्ण डिजिटल मैपिंग को सक्षम बनाता है। सुजल गांव आईडी क्या है? स्कीम बेस्ड यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर दैट इनेबल कंप्लीट डिजिटल मैपिंग ऑफ रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई एसेट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? योजना आधारित एक विशिष्ट डिजिटल पहचानकर्ता जो ग्रामीण पाइप युक्त जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की पूर्ण डिजिटल मैपिंग को सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर होगा। इसके अलावा ये न्यूज में आपका क्यों बना हुआ है? तो हाल ही में जो जल जीवन मिशन है इसको एक्सटेंड किया गया है कब तक के लिए? 2028 तक के लिए। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन जो है ये आपका शुरू कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2019। स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछता है जो करंट अफेयर में बना हुआ है। और जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जब इसे चालू किया गया था 15 अगस्त 2019 को, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक चालू नल कनेक्शन के माध्यम से हर दिन कम से कम 55 लीटर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। बीपीसीएल ने गुरुग्राम के सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया है। दूसरे पे आते हैं, फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सूची 2026 जारी हुई है जिसमें भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अमेरिका और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसके साथ ही अब इस अरबपतियों के क्लब में भारत के कुल 229 सदस्य हो गए हैं। और हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक और 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम के दोराईस्वामी को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और वर्तमान में यूके में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में ऑस्कर विनर्स की घोषणा हुई है 98th एकेडमी अवार्ड में। तो ऑस्कर अवार्ड 2026 की घोषणा हो गई है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी पूरा डिटेल दिया हुआ है। और पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज पे डाल दिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है 3-4 पॉइंट वो मैं बता दे रहा हूँ। बेस्ट पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बगली हैमलेट मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन सिनर्स मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए, और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म किसे दिया गया है? सेंटिमेंटल वैल्यू को, नॉर्वे की मूवी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी डिटेल पीडीएफ में देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने डाल दिया टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साउथ शेटलैंड द्वीप जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो उनका नाम है मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्राप्त हुआ है? मैत्रेयी पुष्पा। इसी समारोह में अंकिता जैन को उनकी पुस्तक ओहरे किसान के लिए इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का थीम क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडियाज टेक्सटाइल्स वेविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का थीम क्या है? इंडियाज टेक्सटाइल वेविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 हुआ, इसे किसने ऑर्गेनाइज किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। कहाँ पे? गुवाहाटी असम में। कितने दिनों का कॉन्फ्रेंस था? तो 2 दिवसीय था, 2 डे कॉन्फ्रेंस था। थीम क्या थी? इंडियाज टेक्सटाइल्स वेविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान की कौन सी पंचायत राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम संस्था बनी? तो बामनवास कंकर पंचायत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024-25 में 7,997.17 मिलियन डॉलर की शिपमेंट दर्ज करते हुए कपड़ा निर्यात में भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु।
गुजरात आपका दूसरे स्थान पे रहा और फिर तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुमोदित मॉडल और निर्माता सूची आदेश, शॉर्ट में से बोलते हैं ALMM, इसका मतलब क्या हुआ? अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फ्रेमवर्क के लिए नोडल प्राधिकरण कौन सा मंत्रालय है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची यानी ALMM के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें सोलर इंगोट और वेफर्स को भी शामिल कर लिया है और यह व्यवस्था 1 जून 2028 से प्रभावी होगी। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। जो आपका ALMM फ्रेमवर्क है ये आपका 2019 में शुरू हुआ था और इसमें पहले 2 लिस्ट था, ठीक है। सूची 1 में था आपका सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए, सूची 2 था सोलर PV सेल्स के लिए, और जो नया लिस्ट बना हुआ है, नई घोषित सूची है सूची 3, इसमें सोलर इगोट्स और वेफर्स को इंक्लूड किया गया है, इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूमिका श्रेष्ठ मार्च 2026 में किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? तो नेपाल की है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? रामनवमी को शपथ लेंगे, तो उनका नाम है बालेंद्र शाह, शॉर्ट इन्हें बालेन भी बोलते हैं, तो नाम है बालेंद्र शाह। किस पार्टी से है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, RSP शॉर्ट में बोलते हैं, और ये फॉर्मर रैपर है और काठमांडू के मेयर रहे थे और निर्विरोध निर्दलीय चुने गए थे। और जो इनकी पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, इनको कितनी सीटें मिली? तो 275 सीट पे चुनाव हुआ था, तो जिसमें RSP ने 182 सीट जीती थी, 182, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने हराया किसे था? तो इन्होंने हराया नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली को। तो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि बालेन शाह ने किसे हराया? तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली को। और ये मधेसी है फ्रॉम द साउदर्न तराई रीजन ऑफ नेपाल, जहाँ पे आपका जनकपुर स्थित है, और ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी रहे बाय ट्रेनिंग, और इन्होंने इंडिया में भी पढ़ाई की है। तो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से 2026 के प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इस्मिलजान रेडिक क्लार्क किस देश के है? देश का नाम पूछता है, चिली से है। तो 2026 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? इस्मिलजान रेडिक क्लार्क, ठीक है। किस देश के है? चिली के है। देश का नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो देश का नाम भी आपसे पूछ सकता है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना की महिला पायलट कौन बनी जो रुद्रा आर्म हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए योग्य थी? तो हंसजा शर्मा, जम्मू से है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता है? तो उनका नाम है विलियम डेलरिम्पल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता है? तो विलियम डेल रिम्पल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अदर फाइनलिस्ट कौन थे? तो सिद्धार्थ कारा की एक बुक है द जोर्क टेल ऑफ ग्रीड एंड मर्डर दैट इंस्पायर्ड द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, हालांकि जीता किसने? तो विलियम डेल रिम्पल ने। तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि जो बुक है द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या नाम है उनका? विलियम डेल रिम्पल। और इन्होंने क्या जीता है? तो 2026 का मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026। और जूरी जो कमेटी थी इसमें कौन कौन से थे? तो रेनॉल्ड्स लेंसन चेयर, और गेराल्डो कडावा ये अध्यक्ष थे, अन्ना फेवियन और मनीषा सिन्हा। तो हो सकता है मनीषा सिन्हा भारतीय लग रही है, तो इनका नाम पूछ सकता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।